हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द मैजिक फार अवे ट्री के एडवेंचर को। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये मूवी 2026 की बेस्ट फैंटेसी मूवी है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये मूवी फैमिली बॉन्डिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत टिम से होती है। एक रात उसकी पत्नी पॉली काम से घर लौटती है और बहुत परेशान दिखती है। टिम उससे पूछता है कि क्या उन्होंने उस फ्रिज का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जिस पर वो काम कर रही थी, क्योंकि पॉली ने एक ऐसा फ्रिज डिजाइन किया था जो लोगों को ठीक ठीक बता सकता था कि वे क्या चाहते हैं। पॉली बताती है कि फ्रिज यूजर को पहचान लेता है क्योंकि कंपनी ने पैनल के पीछे एक कैमरा छिपाया था और पॉली प्राइवेसी में इस दखल के पूरी तरह खिलाफ होती है। इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और घर चली आई। अब कंपनी उनका फ्लैट और बाकी सब कुछ वापस चाहती है। पॉली बहुत परेशान है क्योंकि उसे काम करना है, क्योंकि टिम घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करता है। टिम पॉली को बताता है कि उनके बच्चे कैसे हैं। उनमें से कोई भी असल जिंदगी की एक्टिविटीज में दिलचस्पी नहीं दिखाता। वे पूरी तरह से अपने फोन और टेक्नोलॉजी के आदी हो गए हैं। टिम को लगता है कि उनका बचपन हाथ से निकल रहा है। उसे लगता है कि वो उन्हें सही परवरिश नहीं दे पा रहा है। लेकिन तभी टिम को एक आइडिया आता है। वो पॉली को उस सपने की याद दिलाता है जो उन्होंने 15 साल पहले देखा था। और फिर परिवार एक ट्रेन में सवार होकर गांव की ओर निकल पड़ता है। उनकी सबसे बड़ी बेटी बेथ कहती है कि ये पूरी तरह से पागलपन है। उनका बेटा जो बस ये जानना चाहता है कि क्या वहां वाईफाई होगा। आखिरकार वे स्टेशन पहुंचते हैं। फोन का सिग्नल 5G से गिरकर सिर्फ एक बार पर आ जाता है। अब क्योंकि आसपास कहीं भी टैक्सी नहीं दिखती, परिवार पैदल चलना शुरू कर देता है। रास्ते में उनकी सबसे छोटी बेटी फ्रैन को घास में पड़ा एक पर्स दिखता है, मगर हम देखते हैं जंगल में एक औरत छिपकर उसे ही देख रही है। फ्रैन अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और पर्स को लौटाती है, जिसे वो औरत ले लेती है। हम देखते हैं कि टिम ने एक स्थानीय किसान से एक जगह खरीदी है। डील आसान है, इसलिए वो गर्मियों के आखिर तक पैसे चुका देगा। टिम का प्लान टमाटर उगाने और अपना खुद का पास्ता सॉस बनाकर बेचने का होता है। पूरी प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 20,000 पाउंड होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक बान है। अंदर हर तरफ कबाड़ बिखरा पड़ा होता है। बेथ तब चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि इस जगह पर बिजली तक नहीं है, और तो और लैंडलाइन भी किसी काम का नहीं होता। किचन की भी हालत खराब होती है। तभी एक किसान उनका स्वागत करने आता है, लेकिन परिवार को उसकी एक्सेंट को समझना थोड़ा मुश्किल जाता है। जो उससे पूछता है कि क्या उसके पास वाईफाई है। किसान गर्व से कहता है कि हाँ, उसके पास वाईफाई है। वो अपनी पत्नी को बुलाता है और उसकी तरफ इशारा करता है। किसान की पत्नी उन्हें सख्ती से चेतावनी देती है कि रात में अपनी खिड़कियां बंद रखें और कभी भी पहाड़ी पर बने जंगल में नहीं जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जगह जादुई है और यही असली वजह है कि ये प्रॉपर्टी इतनी सस्ती थी। उस रात सब लोग ठंड से कांप रहे होते हैं क्योंकि बान में सेंट्रल हीटिंग नहीं होती। तभी टिम कहता है कि ये परिवार के साथ गाना गाने का सही समय है। वो पूरे जोश के साथ गाना शुरू करता है, लेकिन उसके बच्चे एक एक करके उठकर सोने चले जाते हैं। आखिर में टिम अकेले ही परिवार वाला गाना गाता रह जाता है। बाद में पॉली फ्रैंक को बिस्तर पर सुलाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि वो पहले हर समय बातें करती थी, लेकिन अब फ्रैन शायद ही कोई शब्द बोलती है। फ्रैन ऊपर देखती है और कहती है कि उसने आज एक परी देखी। पॉली बाद में टिम को बताती है कि फ्रैन ने आज रात उससे बात की। तभी जब फ्रैन सो रही होती है, एक परी सच में उसके कमरे में झांकती है। वो अपने साथ एक पिक्सी को भी लाती है, लेकिन पिक्सी साफ तौर पर वहां नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि तुम एक परी हो, क्या परियां छोटी नहीं होती और इधर उधर नहीं उड़ती? लेकिन ये परी बहुत बड़ी है। वो पिक्सी को आगे बढ़ाने के लिए पॉप केक का लालच देती है, लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है कि हिल भी नहीं पाता। इसलिए परी उसे पीछे से जोर से धक्का देती है। पिक्सी परी का खत लेकर फ्रैन तक पहुंचता है, लेकिन फ्रैन नींद में करवट ले लेती है और वो पिक्सी को कसकर पकड़ लेती है। अगली सुबह फ्रैन जागती है और उसे अपने पास परी का खत मिलता है। परी उसे दूर वाले पेड़ के पास बुला रही होती है। उस परी का नाम सिल्की है, जो फ्रैन से कोई तोहफा भी साथ लाने के लिए कहती है। फ्रैन चुपके से बाहर निकलती है और सिल्की के बताए रास्ते पर चलती है। परिवार भी उसके जाने पर कोई खास ध्यान नहीं देता। जंगल के चारों ओर चेतावनी वाले साइन लगे होते हैं, लेकिन फ्रैन हर एक साइन को नजरअंदाज कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे सिल्की ने उसे कहा था। आखिरकार वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचती है। सिल्की के खत में उसे अपनी आंखें बंद करके 3 बार ये कहने के लिए कहा गया है, मुझे जादू पर यकीन है। जैसे ही फ्रैन ऐसा करती है, पेड़ उसकी तरफ झुक जाता है। फ्रैन अंदर जाती है और एक जादुई छिपी हुई दुनिया में पहुंच जाती है। सिल्की के कहे अनुसार फ्रैन एक झूले पर बैठती है और ऊपर की ओर खिंच ली जाती है। तभी एक पेड़ के अंदर जैसे ही कोई फ्रैन को देखता है, वो चिल्लाता है और अपना दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। फ्रैन और ऊपर चढ़ती है और एक विशाल पेड़ के अंदर बने घर तक पहुंचती है। वो देखती है दीवार पर मूनफेस नाम के एक आदमी की तस्वीर है, जिसमें वो एक बच्चे के साथ पोज दे रहा है। मूनफेस उसे वहां खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है। सिल्की जल्दी से बीच में आती है और फ्रैन का परिचय उससे कराती है। मूनफेस कहता है कि इंसानों का जादुई जंगल में आना मना है, लेकिन सिल्की उसे याद दिलाती है कि अगर इंसान तोहफे लाएं तो उन्हें आने की इजाजत है।
फ्रैन मून फेस को अपना तोहफा दिखाती है। वो उसे स्वीकार कर लेता है और कहता है कि उसे इसमें महारत हासिल करनी चाहिए। अब सिल्की फ्रैन का परिचय सॉसपैन नाम के एक और दोस्त से कराती है। उसका पूरा शरीर सॉसपैन से ढका हुआ है, जिसका मतलब है कि उसे शायद ही कुछ सुनाई देता है। सिल्की बताती है कि वे सभी इसी एक विशाल पेड़ के अंदर एक साथ रहते हैं। तभी ऊपर से डेम वॉशलॉट नाम की एक महिला कपड़े धोते हुए गंदा पानी नीचे फेंकती रहती है। वहां मिस्टर वॉट्सिस नेम नाम का एक आदमी भी होता है, जिसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। हर दिन दूर के पेड़ की चोटी पर एक बिल्कुल नई जमीन दिखाई देती है। डेम वॉशलॉट इन जादुई जमीनों के बारे में सब कुछ जानती है, जो बताती है कि आज गुडीज की जमीन आई है, लेकिन जमीन के बदलने से पहले फ्रैन को वहां से निकलना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी। फ्रैन एक लंबी सीढ़ी चढ़ती है जो बादलों के बीच से होती हुई ऊपर की जमीन तक जाती है। जैसे ही वे गुडीज की जमीन में प्रवेश करते हैं, उन्हें एकमात्र नियम बताया जाता है, लालची मत बनो। उस जमीन पर हर जगह अनगिनत स्वादिष्ट चीजें होती हैं। सिल्की फ्रैन को एक खास पॉप केक देती है जो मुंह में जाते ही पॉप हो जाता है। इस जमीन पर सभी जमीनों में से सबसे स्वादिष्ट मार्शमेलो भी मिलते हैं। इस बीच घर पर टिम एक पुराने ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो की वीडियो गेम की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। टिम उससे कहता है कि जो को टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और तभी उन्हें एहसास होता है फ्रैन कहाँ है। क्या वो भटक कर उन जंगलों में चली गई थी? दूसरी तरफ अच्छी चीजों वाली उस जगह पर फ्रैन ने बहुत सारी खाने की चीजें जमा कर ली थी, लेकिन वो जगह किसी भी पल बदलने वाली थी और फ्रैन को याद आता है कि उसने अभी तक मार्शमेलो चखा भी नहीं था। दूसरों के साथ जाने के बजाय वो सीधे मार्शमेलो की तरफ भागती है। तभी मार्शमेलो की शाखा अचानक फ्रैन को पकड़ लेती है और छोड़ने से मना कर देती है। एक ऑफिसर वहां आता है और फ्रैन को बताता है कि वो अब सीधे लालची लोगों की जेल में जाएगी। घर पर पॉली और टिम हर जगह फ्रैन को बेचैनी से ढूंढ रहे होते हैं। जादुई जमीन पर सिल्की को अचानक एहसास होता है कि फ्रैन अब उनके साथ नहीं है। वे सभी वापस भागते हैं और फ्रैन को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी ऑफिसर उन सभी से कहता है कि अब वे सब जेल जाएंगे, लेकिन वे सही समय पर फ्रैन को मार्शमेलो ट्री से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वे आखिरी पल में उस जगह से भाग निकलते हैं, हालांकि ऑफिसर पीछे छूट जाता है और कुछ नहीं कर पाता। फ्रैन दूर वाले पेड़ से फिसलकर नीचे आ जाती है और सुरक्षित रूप से जंगल में वापस आ जाती है। घर पर टिम बेथ से कहता है कि इसमें कुछ हद तक उसकी भी गलती है। उसे अपने कमरे में अकेले बैठने के बजाय फ्रैन के साथ खेलना चाहिए था। बेथ जवाब देती है कि असल में ये सब टिम की ही गलती है, क्योंकि उसने फ्रैन के दिमाग में खुशी और अजूबों से भरे किसी जंगल के बारे में बकवास बातें भर दी थीं। लेकिन तभी फ्रैन उनके पीछे से घर के अंदर आती है। जब टिम ने फ्रैन से पूछा कि वो कहाँ थी, तो वो शांति से कहती है कि वो जंगल में थी और वो सचमुच जादुई है। फ्रैन उन्हें सिल्की, सॉसपैन मैन और मून फेस के बारे में सब कुछ बताती है। उसके भाई बहनों को तुरंत लगता है कि वो पूरी तरह पागल हो गई है, लेकिन उसके माता पिता बस इस बात से खुश थे कि फ्रैन आखिरकार फिर से बोल रही थी। उन्होंने फ्रैन से कहा कि अगली बार जब वो वहां जाना चाहे तो उसे अपने भाई बहनों को साथ ले जाना होगा। अगले दिन टिम अपने टमाटरों के लिए पानी लेने नदी की ओर जाता है, लेकिन उसके पानी डालने वाले बर्तन में छेद था और सारा पानी रिसकर निकल गिर जाता है। तभी पॉली टिम की मदद करती है और इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करती है। पॉली और टिम अब मिलकर काम करने लगते हैं, लेकिन घर के दूसरी तरफ बेथ अपनी दादी को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखने में लगी होती है। उसके माता पिता ने उसे दादी को कुछ भी बताने से सख्ती से मना किया था, लेकिन बेथ लिखती है कि वे गरीब हो गए हैं और गांव के इलाके में रहने लगे हैं। वो और भी लिखती है कि उसके पापा खुद को पूरी तरह बेवकूफ बना रहे हैं और उनकी माँ बिना किसी शर्म के इस सब में उनका साथ दे रही हैं। घर के बाहर टिम और पॉली ने सफलतापूर्वक एक ग्रीन हाउस बना लिया था और उसके अंदर पूरा इरिगेशन सिस्टम भी लगा लिया था। वहीं दूसरी ओर जो अपने डिवाइस के बिना बहुत ज्यादा बेचैनी और परेशानी से गुजर रहा होता है। फ्रैन बाकी लोगों से उसके साथ जादुई जंगल में चलने की गुजारिश करती रहती है, लेकिन बेथ वहां के बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं होती और बेथ की बातचीत उसके शहर की बातचीत से बिल्कुल अलग लगती है। बेथ चुपचाप अपनी दादी को चिट्ठी भेजती है। उसकी दादी, जो अभी इंग्लैंड के राजा के साथ चाय पीने से मना कर रही थी, उसे बेथ की चिट्ठी मिलती है। बेथ अब अपने माता पिता से पूरी तरह तंग आ चुकी होती है, मगर एक बार फिर फ्रैन बेथ से उसके साथ चलने की गुजारिश करती है। आखिरकार बेथ मान जाती है, ये बड़बड़ाते हुए कि यहां फंसे रहने से तो कुछ भी बेहतर हो सकता है। रास्ते में वे सभी चेतावनी वाले साइन बोर्ड को क्रॉस करते हैं। फ्रैन बेथ से कहती है कि वो उन सभी को नजरअंदाज कर दे। वे आखिरकार उस विशाल पेड़ तक पहुंचती हैं। फ्रैन बेथ को आंखें बंद करके ये कहने के लिए कहती है कि मुझे जादू पर विश्वास है, लेकिन बेथ ऐसा करने से मना कर देती है। वो इस पूरे बेतुके विचार का मजाक उड़ाती है। जैसे ही वो कहती है मुझे जादू पर विश्वास है, असली जादू उसकी आंखों के सामने होने लगता है। वे झूलों पर चढ़ते हैं और पेड़ पर ऊपर जाते हैं। सबसे पहले उनके सामने पिक्सी आता है। फ्रैन गर्व से बेथ का परिचय बाकी सभी से कराती है। सिल्की आगे आती है और कहती है कि वो सिल्की है जिसका नाम उसके रेशमी सुनहरे बालों के कारण पड़ा है।
बेथ ताना कसते हुए पूछती है कि क्या वो सच में खुद को इसी तरह इंट्रोड्यूस करती है। फिर भी सिल्की बेथ से दोस्त बनने के लिए कहती है। लेकिन तभी डेम वॉशलॉट का गंदा पानी छप छप करता हुआ सीधे बेथ के ऊपर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि आज जन्मदिनों की दुनिया पेड़ के ऊपर आ गई है। बेथ उनके साथ वहां ऊपर जाने से साफ मना कर देती है। वो नीचे ही रहने का फैसला करती है। ऊपर जन्मदिनों की दुनिया में हर जगह धीरे धीरे बर्फ गिर रही होती है। यहाँ हर दिन आपका जन्मदिन होता है और आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। सॉसपैन मैन जो के कहने पर इच्छा करता है कि उसके पास कोई सॉसपैन न हो। फिर जो इच्छा करता है कि वो अपने ही वीडियो गेम कैरेक्टर में बदल जाए। सिल्की असली पंखों वाली सबसे सुंदर छोटी परी बनने की इच्छा करती है। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है, वो सचमुच हवा में उड़ना शुरू करती है। फ्रैन को हमेशा से अपनी आवाज से नफरत थी, इसलिए वो किसी और की आवाज पाने की इच्छा करती है। लेकिन उसे जो आवाज मिलती है वो पहले से भी ज्यादा खराब होती है। वो जल्दी से अपनी इच्छा बदलने के लिए कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक बार इच्छा करने के बाद उसे कभी नहीं बदला जा सकता। दूर वाले पेड़ के पास डेम वॉशलॉट बेथ को सभी जगहों के बारे में बता रही होती हैं। वो उसे बताती हैं कि लगभग हर जगह बहुत शानदार है, सिर्फ डेम स्नैप की जगह एक अपवाद है। वो जगह असल में एक जेल जैसा है। फिर बेथ खुद बर्थडे वाली जगह पर जाने का फैसला करती है। वॉशलॉट उसे बर्थडे एल्व्स के धुले हुए कपड़े देती हैं। जैसे ही बेथ उस जगह में घुसती है, वो अपनी विश मांगती है। वो चाहती है कि उसके पापा का बेकार टमाटर वाला सपना पूरी तरह फेल हो जाए, ताकि वे आखिरकार घर वापस जा सकें। लेकिन अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके भाई बहनों ने पहले ही बेवकूफ़ी भरी विश मांग ली है। इसलिए वो एल्व्स के पास जाती है और उनके कपड़े वापस करने का ऑफर देती है। बदले में वो चाहती है कि उनकी विश बदल दी जाए। एल्व्स उसे बताते हैं कि इस जगह के नीचे बेसमेंट में एक आदमी रहता है, शायद वही उसकी मदद कर सकता है। वे सब ऊम बूम बूम नाम के उस आदमी से मिलने नीचे जाते हैं। शुरुआत में वो उनमें से किसी की भी मदद करने से साफ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिल्की पर पड़ती है, उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वो तुरंत मान जाता है। बूम बूम कीमती चीज़ों का डीलर है। उसके पास हर जगह की दुर्लभ चीज़ें हैं। वो कहता है कि वो बैक टू फ्रंट वाली जगह के दरवाजे का उपयोग करके उनकी विश बदल सकता है। उन्हें बस अंदर जाना है और अपनी विश जोर से बोलनी है। विश अपने आप बदल जाएंगी। लेकिन बूम बदले में कुछ चाहता है, क्योंकि आखिर वो एक डीलर है। वो सिल्की की मांग करता है। उसका दावा है कि ये सेंटा क्लॉज के लिए है। बूम बूम कहता है कि सेंटा ने उसे सभी जगहों में सबसे सुंदर परी खोजने के लिए अच्छे पैसे देने का ऑफर दिया था। मूनफेस तुरंत डील के लिए मना कर देता है, लेकिन सिल्की खुद खुशी खुशी मान जाती है। वो कहती है कि सेंटा क्लॉज के साथ रहना शायद मजेदार हो सकता है। बेथ हैरान होकर खड़ी रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सिल्की उनके लिए ऐसा कर रही है। वो चुपके से सिल्की से कहती है कि शायद वे सच में दोस्त बन सकते हैं। बूम बूम उन पर जल्दी करने के लिए चिल्लाता है। वो बाकियों को जादुई दरवाजे के अंदर भेजता है। अंदर सब कुछ उल्टा हो रहा होता है, जो उनकी विश को सफलतापूर्वक रिवर्स कर देता है। इस बीच बूम बूम सिल्की को एक बक्से में बंद कर देता है, लेकिन ये बॉक्स सेंटा क्लॉज के पास नहीं जा रहा होता, बल्कि ये सीधे डेम स्नैप के पास जा रहा होता है। तभी बेथ उसकी बुरी योजना सुन लेती है। वो जल्दी से दूसरों को सावधान करती है और वे सिल्की को बचाने के लिए वापस भागते हैं। बूम बूम घबरा जाता है और मून फेस पर सीधे बंदूक तान देता है, लेकिन सॉसपैन मैन बीच में कूदता है और सही समय पर उन सभी को बचा लेता है। वो जगह किसी भी पल बदलने वाली होती है। सिल्की भी अपनी इच्छा को ठीक से उल्टा करके वापस नॉर्मल हो जाती है। पूरा ग्रुप मुश्किल से बचकर सुरक्षित बाहर निकल पाता है। सिल्की बेथ को बालों में लगाने के लिए एक सुंदर फूल देती है। वे तीनों पेड़ से नीचे फिसलते हैं और आखिरकार बाहर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं तो उनकी दादी पहले ही वहां आ चुकी होती हैं। वे उन सभी से बहुत नाराज होती हैं। वो जानना चाहती हैं कि वे इस घर के लिए पैसे कैसे देंगे। बच्चे जल्दी से अपना टमाटो सॉस का आइडिया सामने रखते हैं। दादी तुरंत तीखे सवाल पूछती हैं। वे मैन्युफैक्चरिंग का खर्च कैसे उठाएंगे? टिम जवाब देता है कि पॉली ने ज़रूरत की हर चीज़ डिज़ाइन और बनाई है। वो गर्व से उन्हें इरिगेशन सिस्टम और ग्रीन हाउस का डिज़ाइन दिखाता है, लेकिन दादी गुस्से से जवाब देती हैं कि ये सभी चीज़ें बहुत पहले ही खोजी जा चुकी हैं। वो कहती हैं कि उन्हें पॉली से बहुत निराशा हुई है। टिम जोर देकर कहता है कि वे यहाँ सच में खुश हैं। दादी बेथ की ओर मुड़ती हैं और उससे पूछती हैं कि वो क्या सोचती हैं। वो बेथ को अपने साथ रहने का प्रस्ताव भी देती हैं। दादी वादा करती हैं कि वो उनके शानदार टोमेटो सॉस लॉन्च में भी शामिल होंगी और फिर वो उन सभी को इस बुरी जिंदगी से बचा लेंगी। वो सबके सामने बेथ को वो चिट्ठी भेजने के लिए धन्यवाद देती हैं और बस इसी तरह पूरे परिवार को बेथ के धोखे का पता चल जाता है। टिम चुपचाप दुख के साथ बिजली चालू करने चला जाता है। उसने अब उनके लिए वाईफाई का भी इंतजाम कर दिया होता है। उस रात बेथ शहर में रहने वाले अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करती है, लेकिन अचानक बिजली पूरी तरह से चली जाती है। सच तो ये होता है कि टिम साइकिल चलाकर खुद बिजली बना रहा था और बेथ ये सब अपनी आंखों से देखती है। इस बीच पॉली बच्चों को दिखाने के लिए एक पुरानी ड्रीम बाइंडर निकालती है। उसके अंदर उन्होंने कभी अपने बचपन के सभी सपने बनाए थे। पॉली उन्हें बताती हैं कि उनके पापा यहीं पले बने थे और उनके अपने पिता भी वैसे ही टमाटर उगाते थे जैसे वे अभी कर रहे हैं। लेकिन टिम के पिता की अचानक मौत हो गई थी जब टिम बहुत छोटा था।
बाइंडर से पता चलता है कि टिम कभी रॉकस्टार बनना चाहते था, लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने वो सपना पूरी तरह छोड़ दिया। पॉली बताती हैं कि उनका एक बड़ा सपना था कि वे यहाँ गांव देहात में रहें। वे मानती हैं कि उन्हें पता है कि ये कितना मुश्किल रहा है, लेकिन उनके पिता को सच में लगता था कि वे सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसी जगह उन्हें फिर से एक साथ ले आएगी, और असल में ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि पहली बार वे बच्चे एक साथ बैठकर परिवार के तौर पर अच्छा समय बिता रहे थे। अगले दिन जो और फ्रैन टिम के साथ टमाटर सॉस बनाने के काम में लग जाते हैं। अब ग्रैंड लॉन्च में बस 3 हफ्ते बचे होते हैं। टिम देखते हैं कि बेथ पूरे शहर में लॉन्च के पोस्टर लगा रही है। ये देख उनका दिल खुशी से भर जाता है। फिर फ्रैन को सिल्की का एक और खत मिलता है। सपनों की दुनिया आज रात पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर होगी। पूरा ग्रुप अंधेरा होने के बाद वहां जाने का प्लान बनाता है, लेकिन पूरा परिवार यहां अपनी जिंदगी का मजा लेने लगे हैं। फोन में लगे रहने के बजाय वे डिनर के समय एक साथ बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन दूर उस पेड़ पर जादुई दोस्त सोच रहे होते हैं कि बच्चे वापस क्यों नहीं आए। हम देखते हैं बच्चे वहां जाने की बात भूल जाते हैं और घर पर ही सो जाते हैं। मूनफेस उदास होकर कहते हैं कि बड़े होने पर इंसान उन्हें हमेशा भूल जाते हैं। आखिरकार टिम के ग्रैंड पास्ता लॉन्च का दिन आ ही जाता है। देश की सबसे बड़ी टमाटर सॉस कंपनी इसके लिए आ रही होती है, लेकिन जब टिम और उनका परिवार अपने टमाटर देखने जाते हैं तो वे सभी पूरी तरह से खराब हो चुके होते हैं। बस कल ही वे बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन अब अचानक उनमें कीड़े रेंग रहे होते हैं। तभी बेथ को याद आता है ऐसा लैंड ऑफ बर्थडेज पर बेथ की इच्छा की वजह से हुआ। अब सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। टिम ने पूरा लॉन्च कैंसिल करने का मन बना लिया था, लेकिन बेथ ने उससे गुजारिश की कि उन्हें बस कुछ घंटे और दिए जाएं। वो अपने भाई बहनों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि ये सब उसकी इच्छा की वजह से हुआ है और अब उन्हें ही इसे ठीक करना होगा। तीनों मदद के लिए सिल्की के पास भागते हैं। तभी मूनफेस उन्हें बताता है कि वे जादू की जमीन जा सकते थे और ऐसा जादू ला सकते थे जिससे टमाटर फिर से ठीक हो जाएं। लेकिन जादू की जमीन को पेड़ तक पहुंचने में अभी कई महीने लगने वाले थे। आज वहां 9 ऑल्स की जमीन थी और अगर कोई उन्हें जादू की जमीन तक पहुंचने का रास्ता बता सकता था तो वे 9 ऑल्स ही थे। लेकिन 9 ऑल्स बस एक ही चीज करते रहते थे। वे बस वही दोहराते थे जो उनसे कहा जाता था और घमंड से कहते थे कि हम सब जानते हैं। जब उनसे जादू की जमीन तक पहुंचने का रास्ता पूछा गया तो उन्होंने आखिरकार कुछ काम की बात बताई। अगले कमरे में एक लैंड हॉपिंग मशीन थी। तभी जो ने हवाई जहाज जैसी दिखने वाली उस अजीब मशीन को संभाला और उन्हें सीधे जादू की जमीन ले गया। उन्हें जल्द ही पौधों को उगाने वाला जादू मिल जाता है, लेकिन बेचने वाला उसे बेचने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ अनमोल चाहिए था, ऐसी चीज जिसे कोई खरीद या बेच ना सके। सब लोग तेजी से उम्मीद खोने लगते हैं। लेकिन तभी फ्रैन ने कहा कि उसके पास एक आइडिया है। उसने वहीं अपने पापा का फैमिली सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। उसके भाई बहन भी एक एक करके साथ गाने लगे। फिर बाकी सब भी उनके साथ हो लिए और सॉसपैन मैन अपने सॉसपैन पर ताल देने लगा। इस गाने ने बेचने वाले को सचमुच प्रभावित किया, इसलिए उसने उन्हें वो जादू उन्हें दे दिया। फिर वे सब आसमान के रास्ते वापस लौटने लगते हैं, लेकिन घर लौटते समय उस मशीन की पावर तेजी से कम होने लगती है। तब मूनफेस उन्हें बताता है कि वो बस थक गई है। मशीन खर्राटे ले रही थी क्योंकि वो सो गई थी, इसलिए वे नीचे क्रैश लैंड कर जाते हैं। वे जहां गिरे वो जगह अजीब तरह से खाली और शांत थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वे गलती से डेम स्नैप की जमीन में आ गए थे। डेम स्नैप एक सख्त टीचर थी। जब मूनफेस उनके गाने पर हंसा तो उन्होंने तुरंत उसे थप्पड़ मारने की धमकी दी। उनका असली नाम डेम स्लैप हुआ करता था, लेकिन अब उन्हें अपने स्टूडेंट्स को मारने की इजाजत नहीं थी और वैसे भी अब यहाँ कोई बच्चा आता भी नहीं था। फिर डेम स्नैप व्हाट्स हिज नेम से उसका नाम पूछती हैं। वे उसे याद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन याद नहीं कर पाता। डेम स्नैप उसे सीधे डिटेंशन में भेज देती हैं। बेथ खुद भी जल्दी से डिटेंशन में चली जाती है, ये सोचकर कि इससे उन्हें भागने में मदद मिलेगी। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और तरह तरह की शरारतें करते हैं, लेकिन वे डिटेंशन के भेष में बनी एक असली जेल में बंद हो जाते हैं। मूनफेस बेथ के बेकार प्लान पर नाराजगी जाहिर करता है। वे कहता है कि अब वो इससे बेहतर प्लान सोच सकता है, लेकिन उसने इंसानों की मदद करना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इससे मूनफेस को बहुत दुख होता है। इंसान हमेशा उनकी जिंदगी में छोटे बच्चों के तौर पर आते हैं, लेकिन बड़े होने पर वे उन्हें पूरी तरह भूल जाते हैं। लेकिन फ्रैन मूनफेस को बताती है कि उसके पापा कभी नहीं भूले। वे हमेशा उन्हें बताते थे कि जंगल परियों से भरा हुआ है। जैसे ही टिम का नाम लिया जाता है वे सब हैरान रह जाते हैं। वे सब टिम को जानते हैं क्योंकि वो मूनफेस का सबसे पसंदीदा इंसान था। ये जानकर टिम वापस आ गया है, मूनफेस बहुत भावुक हो जाता है और अब वो चाहे कुछ भी हो जाए उनकी मदद करने का ठान लेता है। वे एक आलू पर बड़ा होने का जादू करता है और उसे जेल की सलाखों के बीच से खिसका देता है। आलू बड़ा हो जाता है और एक जगह बना देता है जिससे वे सब बाहर निकल पाते हैं। वे तेजी से एयरक्राफ्ट की ओर भागते हैं, तभी डेम स्नैप जोर से चिल्लाती हैं, जिससे एयरक्राफ्ट तुरंत जाग जाता है। वे गुस्से में उनके पीछे भागती हैं। उनकी चीख इतनी जोरदार होती है कि एयरक्राफ्ट सीधे नीचे गिर जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट जल्दी ही संभल जाता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वापस फार्म पर लोग शानदार लॉन्च के लिए आ चुके हैं। टिम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। वे चिल्लाता रहता है कि लॉन्च कैंसिल हो गया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसकी पीठ के पीछे बच्चे चुपके से ग्रीन हाउस पर जादू कर देते हैं और जब तक भीड़ अंदर आती है हर टमाटर फिर से बिल्कुल ताज़ा और अच्छा हो जाता है।
पॉली और टिम पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। टिम अपने बच्चों को कसकर गले लगाता है और कहता है कि उसे पता नहीं उन्होंने क्या किया। बेथ भी आगे आती है और परिवार के साथ गले मिलती है। टिम का टमाटर सॉस वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। सिल्की और बाकी सब दूर से चुपचाप देखते रहते हैं। जब टिम एक तरफ हटता है तो मूनफेस उसे देखता है और धीरे से कहता है, घर में स्वागत है। टिम को अचानक अपने पुराने दोस्त का अपने ठीक बगल में होने का एहसास होता है, लेकिन वे असल में मूनफेस को देख नहीं पाता। उस पल टिम बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे अपना जादुई दोस्त आज भी अच्छी तरह याद होता है। और इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।